Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Room. This is Priya Dhameja here, your educator. तो स्टूडेंट्स आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है मेरी ये क्लासेस जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड सेमेस्टर है पीयू के अंडर। बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो लॉ है हमारा कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, ये सेमेस्टर में थोड़ा बहुत सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज ये हर एक यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है, तो ये सबको ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप इन लेसन्स को शेयर कर सकते हो फर्दर अपने फ्रेंड्स को, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ जो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं आपको बेसिक सारा करवा चुकी हूँ, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जस्ट वेट। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको इसका बेसिक जो है वो करवाया था, डिफरेंसेस वगैरह हमने किए थे। लास्ट हमने छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज के ऊपर। तो चलिए आज आज बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के ऊपर, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बनता कैसे है। ठीक है, तो पहली बात सेक्शन 5 है जो इस एक्ट का, सेक्शन 5 डील करता है उन फॉर्मेलिटीज के साथ जो कि रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो वो रेगुलेट किया जाता है बाय द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जो हमारे जनरल प्रिंसिपल है वही इसके ऊपर रेगुलेट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है आपको। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ ऑफर टू बाय एंड सेल गुड्स फॉर द प्राइस एंड एक्सेप्टेंस टू दैट ऑफर, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि एक पर्सन खरीदना चाहता है, दूसरा पर्सन बेचना चाहता है अपनी गुड्स को किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। तो उन दोनों के बीच में जब वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए कितनी पार्टीज मिनिमम का इन्वॉल्व होना जरूरी है, 2 पार्टीज का होना जरूरी है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपनी ही गुड्स को नहीं सेल परचेज कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज कैपेसिटी, फ्री कंसेंट एंड कंसल्टेशन। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई ना कि ये जो हमारा जो आपने फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के रखा है, 10 एसेंशियल्स पढ़ के रखे हैं, ये उन एसेंशियल्स को भी पूरा करेगा। साथ में इसकी 7 एडिशनल एसेंशियल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जरूरी, जैसे गुड्स का होना जरूरी है, 2 पार्टीज का होना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए वो करेंगे। ठीक है, तो प्राइस ही कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या आपको टर्म्स बताई गई हैं, देर में भी है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा तो जो सेलर है वो इमीडिएट डिलीवर करेगा गुड्स को बायर को। ठीक है, और जो बायर है वो इमीडिएट पेमेंट करेगा गुड्स के लिए। तो देयर में बी इमीडिएट पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट पेमेंट ऑफ सॉरी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ओके, तो जो आपकी पेमेंट और डिलीवरी है गुड्स की, वो इन इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है, वो इमीडिएट भी हो सकती है। तो डिलीवरी और पेमेंट और बोथ, दोनों में से कोई एक या दोनों, दोनों ही फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि साथ के साथ हो। देयर में बी इमीडिएट पेमेंट। ओके, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ गुड्स ऐसी हो सकती है जैसे फ्यूचर गुड्स, ये आपके पास अभी नहीं है, तो जब ये फ्यूचर में आपके पास आएंगे आप तभी डिलीवर कर पाओगे ना। तो जो आपने परचेज करा है एज अ बायर, परचेज करा है, आप उसकी फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो अभी, आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, तो वो भी आपको फ्यूचर में करनी पड़ सकती है। तो ये कोई भी केस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ऑरल और अ रिटन और अ पार्टली इन राइटिंग और पार्टली बाय द वर्ड ऑफ माउथ और मे बी इम्पाइल्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। ये कोई भी हो सकता है, ये ऑरल, रिटन, पार्टली ऑरल पार्टली रिटन। ठीक है, ये इम्पाइल्ड भी हो सकता है, हमारी एक्टिविटीज ही हैं जो
दोनों पार्टीज को क्या कर देती है, एक कॉन्ट्रैक्ट में ले आती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप जाके बैठ जाते हो तो नेचुरली बात है कि आप वहाँ पे फ्री में बैठने तो नहीं गए हो, आप वहाँ पे खाना खाने गए हो। तो जो आपकी एक्शंस हैं वो आपको क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले आते हैं। परचेज फ्रॉम द सेल्फ सर्विस शॉप, डिनर एट रेस्टोरेंट, ये एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्पाइल्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, ये इम्पाइल्ड भी हो सकता है। बोल के बताया गया हो एक्सप्रेस, इम्पाइल्ड जो आपकी एक्टिविटीज बता रही हो। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। Subject matter of contract, according to section 6 of the act, only movable goods are the subject matter of the contract. Okay, इस बात का ध्यान रखना। Only movable goods, ये हमने लास्ट वाले में भी किया था ना movable goods, फिर मैंने आपको बता दिया था, सब कुछ हमने कर लिया है। नेक्स्ट है गुड्स, मूवेबल गुड्स। अब गुड्स का मीनिंग क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो जो हमारी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सारी मूवेबल गुड्स हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है, गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है, गुड्स की डेफिनेशन में आ जाती है। इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and the things attached to or forming the part of land which are agreed to be served before the sale under the contract of a sale। देखो, सिर्फ हमने एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ना है और इमूवेबल गुड्स को छोड़ना है, बाकी सारी ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है, तो गुड्स का जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो गुड्स की डेफिनेशन में आपको क्या बताया गया है कि इसमें सारी चीजें आ जाती है, मूवेबल गुड्स, ऑल द मूवेबल गुड्स, all types of movable goods except the actionable claims and money. The things like goodwill, copyright, trademark, patents, water, gas, electricity, ships are all the goods and are the subject of the contract of sale। ये सारी goods की definition में आती है। ठीक है, the things attached to जो कि land के साथ attached है, जैसे trees growing crops, उसको हम कट करके सेल करते हैं तो वो भी इसी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाती है। ओके, ग्रोइंग क्रॉप्स, trees, grass and the other things attached to the land may form the subject matter of the contract of sale। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ गुड्स के ऊपर। गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर है डोल का, उसके लिए सॉरी, बट बहुत वेट करी मैंने, नहीं हो रहा है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, द गुड्स विच आर owned or possessed by the seller at the time of entering into the contract are called as a existing goods। उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जिस्टिंग गुड्स, जो कि सेलर के पास कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसके हाथ में होती है, वो उसका ऑनर है, उसके कब्जे में भी है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर है उसके पास पोजेशन तो होता है बट वो ऑनर नहीं होता चीजों का। फॉर एग्जाम्पल मर्केंटाइल एजेंट और प्लेजी, हो सकता है कि उनके पास गुड्स का पोजेशन हो बट वो उनके ऑनर नहीं है, पर फिर भी वो चीजों की सेल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक बायर गुड्स को परचेज करने के लिए आया है और एक सेलर गुड्स को सेल करना चाहता है तो वो तभी सेल परचेज हो पाएगी जब उनके पास गुड्स होंगी, प्रेजेंटली उनके पास गुड्स होंगी। तो वो हमारी गुड्स कौन सी होंगी, वो हमारी गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स होंगी। ये जरूरी है कि वहां पर एक्चुअली वो गुड्स एग्जिस्ट करती होनी चाहिए या पॉसिबली होना चाहिए,
पॉसिबल होना चाहिए कि वो गुड्स हैं जो वो प्रेजेंटली ओनर के पास है, ठीक है। बिकॉज अ प्रेजेंट सेल कैन बी मेड ओनली अ सब्जेक्ट मैटर हैविंग द एक्चुअल और अ पॉसिबल एग्जिस्टेंस। हमारी जो प्रेजेंट सेल है वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारा सब्जेक्ट मैटर हम वो सेल परचेज कर ही क्यों रहे हैं, सेल कर ही क्यों रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हैं, गुड्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बायर को गुड्स चाहिए और सेलर को गुड्स बेचनी है। तो उसके पास जब चीजें ही नहीं होंगी तो वो उन चीजों को बेच नहीं पाएगा। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होंगी, जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तब आपके पास गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने अपनी शिप को ये बिलीव करके बेच दिया कि उसके पास शिप है, लेकिन वो जो है वो खो चुकी है सी में, समुद्री लहरों में वो कहीं खो गई है। तो उसको इस चीज का नहीं पता है, चाहे नहीं पता है लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो चीज ही नहीं है अब उसके पास। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती है, एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो गुड्स आपके पास है या फिर पॉसिबल है कि आप उसको साथ के साथ क्या कर दोगे, दे दोगे। तो एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 टाइप्स में बांटा गया है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। ओके। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती है, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एग्रीड अपॉन एट अ टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस टाइम पे वो एग्री है उन चीजों के लिए, सेलर के पास वो चीजें हैं। वो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाइडेबल है एट द टाइम ऑफ सेल, they are called the specific goods. The goods merely is an identifiable position, does not make the goods specific goods. वो आइडेंटिफाइएबल पोजीशन में हो सिर्फ इतना काफी नहीं है, उसको हम एक्चुअल में क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, तभी वो जाके हमारी क्या बनेगी, स्पेसिफिक गुड्स बनेंगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक्स एग्री टू सेल हिज ओनली हॉर्स टू वाई, ओनली हॉर्स सिर्फ उसके पास एक ही घोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द स्पेसिफिक गुड्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है, देखो पहली बात तो एग्जिस्टिंग भी है, उसके पास हॉर्स है। दूसरी बात अगर एग्जिस्टिंग है तो फिर वो कौन सी है, स्पेसिफिक है, असर्टेन है, अनअसर्टेन है। तो वो ये स्पेसिफिक है, उसके पास ओनली हॉर्स है और तो कोई है ही नहीं ना उसके पास, ठीक है। अगर उसके पास नंबर ऑफ हॉर्सेस है एंड वन ऑफ देम इज टू बी सिलेक्टेड फॉर द ट्रांजैक्शन, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द अनस्पेसिफाइड गुड्स। अगर एक्स के पास बहुत सारे हॉर्सेस है और उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो हॉर्सेस सारे एक जैसे हैं, ठीक है, सारे सबके फीचर्स एक जैसे हैं, अगर वो उसमें से सिलेक्ट कर रहा है तो वो उसकी स्पेसिफिक गुड्स नहीं होंगी, तो वो अनस्पेसिफाइड गुड्स हो जाएंगी उसकी। ओके। अगर वो हॉर्स को बेच रहा है तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए और सिंगल होना चाहिए, तभी वो कौन सी गुड्स होंगी, स्पेसिफिक गुड्स होंगी। ओके। तो इट इज एसेंशियल दैट द गुड्स आर टू बी मेड फॉर द गुड्स आर टू बी मेड स्पेसिफिक फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए गुड्स को क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। वो कब हो पाएंगी, जब वो ओनली गुड्स है, जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि वो आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए, और यहाँ अगर वो लॉट में भी है तो हम उसको सेपरेट कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अन सॉरी असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, पर हमारी जो असर्टेन गुड्स है उसका स्कोप बड़ा है एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिक गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। स्पेसिफिक गुड्स को आइडेंटिफाइड कब किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। और जो हमारी असर्टेन गुड्स हैं उसको आइडेंटिफाइड कब किया जाता है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
एज पर इट्स टर्म्स। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, असर्टेन गुड्स बन जाती है। सिर्फ एग्जामिनेशन करना वो चीजों को असर्टेन नहीं बनाएगा, ठीक है, तो वो चीजों को असर्टेन नहीं बनाएगा। तो ये जरूरी है कि गुड्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम टाइप की, सेम क्वालिटी की है, और उसमें से वो जो बायर है वो गुड्स को सिलेक्ट कर पा रहा है, तो वो कौन सी गुड्स बन जाएंगी, असर्टेन गुड्स बन जाएंगी। अब एक एग्जांपल सुनो, एग्जांपल मैंने नोट्स में दी है, नहीं दी। अगर यहाँ पे सेल होने जा रही है, ठीक है, बायर हो आप, आपको 25 चेयर्स चाहिए ऑफिस के लिए, और मैं सेलर हूँ, मेरे पास कितनी चेयर्स पड़ी हैं, 100 चेयर्स पड़ी हैं, सेम डिजाइन है, सेम क्वालिटी है, तो गुड्स कौन सी है, अभी तक अनअसर्टेन गुड्स है। कब तक 100 गुड्स अनअसर्टेन है, 100 गुड्स कौन सी है, 100 चेयर्स कौन सी है, अनअसर्टेन है। और जब तक आप उन 20, कब तक है ये, जब तक आप उस 25 चेयर्स को अलग नहीं कर देते जो आपको चाहिए। आपने उनमें से 25 को सिलेक्ट कर लिया ताकि कोई भी डिफेक्टिव ना हो। आपने बायर, सेलर ने बायर के सेटिस्फेक्शन के लिए लॉट में से जो अच्छी 100 में से जो अच्छी अच्छी चेयर्स थी वो अलग कर दी, ठीक है, क्वालिटी के बेसिस पे कर दी, कि जो टूटी हुई थी, जो डिफेक्टिव थी, उनको साइड पे कर दिया। बायर को कौन सी चाहिए थी, 25 चेयर्स वो चाहिए थी जो कि डिफेक्टिव ना हो, तो उसने सिलेक्ट कर ली। तो जब वो सिलेक्ट कर लेता है तो वो कौन सी गुड्स बन जाती है, वो हमारी असर्टेन गुड्स बन जाती है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स कौन सी होती है, गुड्स defined by the description. There is not a defined or a specific. These are not defined or specific. ये जो types of goods हैं इसको generic goods भी बोला जाता है। In case of uncertain goods, sometime क्या होता है कि जो seller है वो bound नहीं है कि वो particular kind of goods को ही deliver करे, इतना सफिशिएंट है कि वो गुड्स को सप्लाई कर रहा है एज पर देयर डिस्क्रिप्शन, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि हम आपको ऐसी चीजें देंगे, तो वही दे रहे हैं। अब जैसे बासमती राइस हो गया, आपने बासमती राइस मांगे थे, वो कौन से लॉट में से दे रहे हैं, कौन सा दाना आपके पास राइस का जा रहा है, ये मैटर नहीं करता है। आपको बासमती राइस चाहिए थे, 10 टन चाहिए थे, वो आपको मिल रहे हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगी, अनसर्टेन गुड्स हो जाएंगी, जिसको हम डिफरेंशिएट दूसरी चीज से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइस के जो दाने हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। अब हमने एक कैटेगरी बना के रखी कि ये जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है ये बासमती राइस का है, तो इसमें से कोई भी आपके पास दाना जा सकता है, ठीक है। तो वो बहुत सारे टन्स में से 10 टन्स निकाल के मैंने आपको दे दिए, तो वो मेरी कौन सी गुड्स बन जाएंगी, वो मेरी अनसर्टेन गुड्स बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, X placed an order to buy 10 tons of basmati rice to Y. As soon as Y will make 10 tons to rice ready to delivery from the main lot to the X. These will become the ascertain goods. Similarly, if X promises to sell one of our horses out of the 10, he has a contract of unascertain goods. अब ये नहीं पता ना, उसने सिर्फ ये प्रॉमिस किया कि मैं अपने 10 घोड़ों में से कोई एक घोड़ा तुम्हें दूंगा, कोई एक घोड़ा तुम्हें दूंगा, तो ये अनअसर्टेन गुड्स हैं अभी तक। ये कब अनसर्टेन बनेगी, जब एक्स ने अपना माइंड बना लिया कि उसको यही वाला एक पर्टिकुलर घोड़ा बेचना है, और जो वाई है उसको एक पर्टिकुलर यही वाला एक घोड़ा खरीदना है। अब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अनसर्टेन है। अगर स्पेसिफिकली हमें पता है कि यही चीज ही आएगी, हमने लॉट में से अलग करके रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, असर्टेन गुड्स बोलेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल में भी यही आपको बताया गया है, पहले राइस की दी है, फिर आपको हॉर्स की दी है। ओके,
आई होप जब तक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो क्या कह रहे हैं, जब तक लॉट में चीजें पड़ी हैं, जब तक सारी की सारी एक साथ है, उसको अलग नहीं किया है, तो वो अनअसर्टेन है। जब आप उसको लॉट में से अलग कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगी, वो असर्टेन बन जाएंगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्लियर ही है, जो अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट जब हो जाता है उसके बाद प्रोड्यूस होने वाली है, तो उसको कौन सी गुड्स बोलेंगे, उसको हम फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो पर्सन में सेल और ऑफर टू सेल द गुड्स विच ही हैज नॉट येट एक्वायर्ड। अभी तक उसके पास है ही नहीं वो चीजें, तो वो उसको भी ऑफर कर सकता है। द पर्सन सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स डज नॉट अमाउंट टू सेल, पर ये जो सेल है वो सेल नहीं कहलाएगी, क्योंकि अभी उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं जो उसको ट्रांसफर करनी है। तो सेल के लिए राइट ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर करना जरूरी है, गुड्स को ट्रांसफर करना जरूरी है, लेकिन अभी तक तो उसके पास है ही नहीं, तो इसकी एग्जिस्टेंस तो फ्यूचर में होगी। तो आज हम उसका क्या कर रहे हैं, आज हम उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल करने का, कि हम आपको ही सेल करेंगे, अदरवाइज वो अभी सेल नहीं है। ठीक है, जैसे 1 जनवरी 1990 में एग्रीमेंट हुआ, कब देना है आपको, 1 मार्च को देना है, तो ये सेल नहीं है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल है, जिसको हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होती हैं द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कंटिंजेंसी विच मे और मे नॉट बी हैपन। वो सेलर के पास कब आएंगी, कब वो उसको एक्वायर कर पाएगा, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है, और वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। Seller may agree to sell the goods subject to their arrival or agree to sell the crop which is to be sown are the contract of the sale of a contingent goods। क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ बीज बोया है, तो कंटिजेंट ही है कि क्वालिटी क्या होगी फसल की। ठीक है, तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, वो अच्छी भी हो सकती है, गुड क्वालिटी की भी हो सकती है, बैड क्वालिटी की भी हो सकती है। दीज आर ऑल द कंटिजेंट गुड्स। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आर कंप्लीटेड ऑन द अराइवल ऑफ द गुड्स और द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। जब चीजें आ जाती हैं या जब प्रोड्यूस हो जाती है क्रॉप्स, तभी इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स इज द इनफोर्सेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अदरवाइज इज अ वॉइड। जब इवेंट हो जाएगा तभी वो इनफोर्सेबल माना जाएगा, इससे पहले वो क्या है, वॉइड है। जब आपके पास चीजें ही नहीं है जो जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, तो वो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता जिसको इनफोर्सेबल बाय लॉ किया जाए। ओके, तो कंडीशनल सेल ऑफ द गुड्स विच आर येट टू बी एक्वायर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अ कंटिजेंट गुड्स। तो ये जो सेल है रिगार्डिंग द फ्यूचर गुड्स, और ये कौन सी है, ये एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सब्जेक्ट मैटर हमारा गुड्स है, गुड्स को 3 टाइप में बांटा गया है। पहली हमारे पास है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरी है फ्यूचर गुड्स, तीसरी है कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को फर्दर 3 टाइप्स में बांटा गया है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक जो सिंगल ही है, एक ही आपके पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। असर्टेन गुड्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हो लेकिन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो जब आप लॉट में से जब तक वो लॉट में पड़ी हैं चीजें तब तक वो अनअसर्टेन है, उसको आपने सर्टन नहीं किया है, और जब वो आप लॉट में से अलग कर देते हो तो वो कौन सी बन जाती है, सर्टन गुड्स बन जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो जो हमारी गुड्स हैं, अगर यही जो आपका सब्जेक्ट मैटर है अगर यही ना रहे, तो इसके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या रूल्स अवेलेबल है, कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे जब आपका जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ही डिस्ट्रॉयड हो जाए, जब आपकी गुड्स ही डिस्ट्रॉयड हो जाए, तो उसके लिए रूल 7 और रूल 8 सेक्शन सॉरी सेक्शन 7 सेक्शन 8 में जो रूल्स बताए गए हैं वो अप्लाई होते हैं। तो कौन कौन से हैं, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट,
आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉयड हो रही है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, चीजें पहले ही खत्म हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं, उस केस में क्या है रूल। और जो चीजें हैं जो एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन चीजें बाद में डिस्ट्रॉयड हो गई, एग्रीमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या क्या अवेलेबल है, रूल 7 और रूल 8 लगता है। तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, रूल 7 सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, जब आपकी जो चीजें हैं वो पेरिश हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले ही, specific goods is a void at the time of a contract, the goods have already perished without the knowledge of the seller। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, आपका void हो जाएगा, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेलर को नहीं भी नॉलेज तो ये वो बात अलग है, क्योंकि जो चीजों के लिए आप कॉन्टेक्ट में आ रहे हो वो चीजें ही नहीं है अब आपके पास, तो अभी आप फिर उसको क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, बेच ही नहीं सकते उन चीजों को। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वॉइड, वो कब तक वॉइड होगा, मतलब पहले वैलिड था, जब डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं वो वॉइड बन जाएगा। वॉइड कैसे बनेगा, जब आप ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हो। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स, पहली बात सेलर ने कौन सी चीजें बेचनी थी, वो स्पेसिफिक गुड्स बेचनी थी, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स बेचनी थी। गुड्स मस्ट हैव पेरिश्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले गुड्स हैं जो वो खराब हो चुकी हैं, और सेलर को इस चीज का कुछ पता ही नहीं है और सारी की सारी चीजें ही खराब हो चुकी हैं, तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा, वो वॉइड बन जाएगा। पेरिशिंग का मतलब क्या है कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑफ देयर कमर्शियल वैल्यू, जो उसकी वैल्यू थी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। जैसे सीमेंट और शुगर, पानी लग गया तो ऐसा नहीं है कि शुगर को हम यूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, कमर्शियल वैल्यू उसकी खत्म हो जाती है, मर्केंटाइल करेक्टर में वो नहीं रहती, उसको बेचने की कंडीशन में नहीं रख पाते हम, तो वो जो आपका गुड्स है वो खराब हो चुकी हैं, तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एक्स ने एग्री कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया वाई के साथ कि मैं तुम्हें अपना शिप बेचूंगा, इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि पहले पता ही नहीं था, एग्रीमेंट के टाइम पे उसको पता नहीं था कि वो उसके पास अभी है ही नहीं, उसका जो भी आने वाला था कार्गो ऑफ गुड्स, जो भी चीजें आने वाली थी वो खराब हो जाएंगी या खराब हो चुकी होंगी, उसको नहीं पता है, बाद में पता चला, तो वो जो आपका एग्रीमेंट होके रखा है पहले, तो वो क्या बन जाएगा, वो वर्ड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वेयर द पार्ट ऑफ गुड्स पेरिश्ड, जब कुछ चीजें हैं जो आपकी खराब होती हैं, तो उस केस में टू सिचुएशंस अराइज होती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है इट विल नॉट बी void, मतलब अगर आपके पास 100 चीजों का एग्रीमेंट हुआ है उसमें से 25 खराब हो चुकी हैं, तो 75 डिविजिबल है। चेयर्स की बात कर लें तो सबको एक साथ तो यूज नहीं कर सकते ना, तो 75 को भी आप यूज कर सकते हो, वो डिविजिबल है, तो उस केस में वो वर्ड नहीं होगा, तो बायर को उतना पार्ट ही क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडिविजिबल है, उसको बांट नहीं सकते, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं बताती हूँ एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास नोट्स में नहीं है। 700 बैग्स हैं नट्स के, ठीक है, और सेलर को नहीं पता कि 109 बैग है जो वो चोरी हो चुके हैं, तो इस केस में जो आपका बाकी का बैग है, बाकी के बैग जो हैं वो तो वो ले ही सकता है ना, बाकी की चीजें, ठीक है, तो अगर ये इनडिविजिबल है तो वो नहीं ले सकता, वो मना कर सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है इसमें,
ये रही एग्जांपल थी भी यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या बताया गया, 700 बैग्स हैं आपके पास नट के, तो सेलर को नहीं पता कि 109 बैग है जो वो स्टोल हो चुके हैं टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे void हो जाता है एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज इनडिविजिबल एंड द बायर कुड नॉट कंपेल टू टेक द डिलीवरी ऑफ 591 बैग्स। तो बायर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बाकी के बैग्स को खरीदे। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता? सिर्फ डिफरेंस इतना सा है दोनों का, इस केस में जो आपकी चीजें हैं वो इनडिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल होती, बांटा जा सकता है इनको, तो वो डिलीवरी ले सकता था। अब यहाँ पर क्या है, वो इनडिविजिबल है, तो हम इसको यहाँ पे कंपेल नहीं कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर द सेल बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। जब आप एग्रीमेंट कर चुके हो लेकिन सेल से पहले गुड्स आपकी खराब हो चुकी हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू सेल बट नॉट द सेल, the goods are perished without any fault of either of the seller or the buyer, the agreement becomes a void। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। void करने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, सॉरी 3 कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। पहली बात, ये एग्रीमेंट होना चाहिए, एक्चुअल सेल नहीं होनी चाहिए, जो नुकसान हुआ है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड लॉस मस्ट नॉट बी कॉज्ड बाय द फॉल्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी। जानबूझ के नहीं किया जाना चाहिए, दोनों की किसी में से किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इफेक्ट ऑन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी, सेक्शन 8। क्या क्या इसके इफेक्ट है, क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। If the goods are perished without any fault on the parties, the contract becomes a void। अगर किसी की गलती नहीं है तो वो void बनेगा। अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई हैं बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ इधर पार्टी, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी की गलती की वजह से हुई है, तो पार्टी इन फॉल्ट इज लाइबल फॉर नॉन डिलीवरी और पेमेंट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर दोनों में से किसी की गलती है तो वो फिर दोनों के ऊपर पेनल्टी यही होगी कि वो लाइबल माने जाएंगे फॉर द नॉन डिलीवरी। अगर मान लो सेलर की गलती के कारण नुकसान के हो गया है, तो वो उसको भरपाई करनी पड़ेगी कि उसने नॉन डिलीवर क्यों नहीं किया। अगर बायर की वजह से हुआ है तो फिर उसको पेमेंट वहां पे गुड्स की करनी पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट। Section 7 comes into operation when the goods are destroyed even before making the contract। Section 7 कब लगता है, जब आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, एग्रीमेंट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। ओके, और पहले ही चीजें आपकी खराब हो चुकी हैं। सेक्शन 8 अप्लाई कब होता है, जब गुड्स आपकी डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं बिना किसी की गलती से, दोनों में से दोनों पार्टी की किसी की गलती नहीं है। आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई है। सेल नहीं हुई है मतलब क्या है, बिफोर पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फ्रॉम द सेलर। अभी प्रॉपर्टी है जो वो अभी पास नहीं हुई थी। तो जो आपका ये एग्रीमेंट है void ab initio है, स्टार्टिंग से ही सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग क्या है, void है, while it becomes void subsequently under section 8, so the performance on the either side is excused as from the time of perishing the goods। तो जो आपकी चीजें खराब हो चुकी हैं तो दोनों साइड से इसको एक्सक्यूज माना जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास प्राइस। प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट असेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और वो कंसिडरेशन क्या होगी आपकी, वो कंसिडरेशन प्राइस होगी। तो सिंपल वर्ड्स में कहे कि प्राइस क्या है, प्राइस इज अ मनी कंसिडरेशन फॉर सेल, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल। ठीक है, तो प्राइस को अच्छे से फिक्स करना है, जैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। So this was all about your contract of sale, your chapter number first, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिसमें आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, गुड्स के टाइप्स क्या हैं, गुड्स क्या हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है एंड ऑल।
तो बाकी हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वारंटी एंड कंडीशंस का रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ओके, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। लेसन्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लेसन्स को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। इसको एक तरह की अपनी फ्री ट्यूशंस ही समझो। तो आपको सारा सिलेबस मैं यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।